हेलो एवरीवन, 3D ज्योमेट्री की सीरीज में चैप्टर चल रहा है द प्लेन। और प्लेन में ये 12th लेक्चर है जिसमें हम लोग वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन को कैसे निकाला जाता है इसको सीखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 3D में हमें एक टेट्राहेड्रॉन दिया गया है जिसके चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से आपको दिए हुए हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 वर्टिसेस ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन आर गिवन। तो जो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन है उसका फार्मूला ये रहेगा 1/6 फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहेगा, जिसकी फर्स्ट रो में हम x1 y1 z1 1 लेंगे, यानी पहले वर्टेक्स के तीनों कोऑर्डिनेट फर्स्ट रो में यूज हो जाएंगे और ये चौथे प्लेस पर 1 रहता है। और फिर सेकेंड रो में हमारा ये दूसरा वर्टेक्स पूरा यूज हो जाएगा x2 y2 z2। और इसी तरीके चारों रोज में जो है ये चारों कोऑर्डिनेट्स आपके यूज हो जाएंगे। फोर्थ कॉलम जो है ये 1 1 1 और 1 रहेगा। इसको आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग 2D में एरिया, जब किसी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो उसका फार्मूला इसी पैटर्न पे आपको बताया जाता है 1/2 x1 y1 1 उसकी फर्स्ट रो में होता है, सेकेंड रो में होता है x2 y2 1 और थर्ड रो में होता है x3 y3 1। ये फार्मूला आप लोग 11th से 12th से लेकर के अब तक पढ़ते आ रहे हैं। डिटर्मिनेंट के वर्जन में एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फार्मूला होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसी फार्मूले को एक्सटेंड कर दिया गया है 2D से 3D में, जिससे फर्क क्या पड़ा है कि जो 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था वो 4/4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बन चुका है, यानी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 1 से इंक्रीज कर दिया गया है। मगर बहुत सारी समानताएं भी हैं, जैसे लास्ट वाला कॉलम, इसमें भी आप देख सकते हैं कि सभी जो नंबर हैं लास्ट वाले कॉलम में वो 1 1 करके चल रही हैं। इस तरीके से इसी फार्मूले को, यानी 2D में हमारा एरिया होता है और 3D में वॉल्यूम होता है। एरिया में 2 डायमेंशन होती हैं, लाइक L इंटू बी, ये 2 डायमेंशन होती हैं, और वॉल्यूम में हमारी L इंटू बी इंटू एच 3 वॉल्यूम होती हैं, 3 डायमेंशन होती हैं। तो इस फार्मूले को याद करने के लिए ये हिंट्स मैं आपको दे रहा हूं कि 4/4 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट आपको याद करना है, जिसके चारों रोज में इस तरीके से ये सारे वर्टिसेस को यूज किया जाएगा। और इस फार्मूले को यूज करके हम लोग ये 2 प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को हल करेंगे, जिससे कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन का वो अच्छे से सॉलिडेट हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन के इस फार्मूले के साथ साथ आपको एक चीज और यहाँ पर बता सकते हैं कि जैसे एक होती है कोप्लेनरिटी की कंडीशन। अगर कभी आपसे कहा जाता है कि 4 पॉइंट्स हैं ये कोप्लेनर होंगे, मान लो यही जो 4 पॉइंट्स ऊपर दिए जा रहे हैं इनके कोप्लेनर होने का क्या कंडीशन है। कोप्लेनर मतलब एक समतल में लाई करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर चारों पॉइंट एक प्लेन पर आ जाएंगे तो ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन रही है, जिसको हम टेट्राहेड्रॉन या हिंदी में चतुष्फलक कहते हैं, तो ये जो है हमारी एक प्लेन स्ट्रक्चर में, यानी अगर चारों पॉइंट एक समतल में आ जाएंगे तो ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी ये 2 डायमेंशन में शीट लाइक यानी कागज के जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। और कागज के जैसे स्ट्रक्चर का वॉल्यूम क्या होता है, 0 होता है। तो यानी अगर कभी कंडीशन आती है कि आपको प्रूव करना है कि 4 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, 4 पॉइंट्स कोप्लेनर हैं, तो आप क्या करेंगे कि इसी फार्मूले से वॉल्यूम निकालेंगे और उस वॉल्यूम को इक्वल टू 0 शो कर देंगे। अगर टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम को आप 0 निकाल के शो कर देते हैं तो उससे जो है प्रूव हो जाता है कि चारों पॉइंट्स कैसे हैं, कोप्लेनर हैं। तो इसी फार्मूले से आपको एक बहुत ही बढ़िया सी कंडीशन मिल जाती है कि इफ यू आर आस्क्ड टू शो 4 पॉइंट्स टू बी कोप्लेनर, then simply you have to show that the volume of the tetrahedron made by those 4 points is 0। जब टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम 0 हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि कोई टेट्राहेड्रॉन बन ही नहीं रहा है, अर्थात वो चारों जो पॉइंट्स हैं वो एक प्लेन पर लाई कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना अगर होता था तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 कर देते थे। तो जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, चूंकि 3 पॉइंट जब स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं तो उनसे ट्रायंगल नहीं बनता, इसीलिए उस ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाता है। तो वैसे ही जब 4 पॉइंट हमारे प्लेन पर लाई करते हैं तो उनसे इस तरीके की 3D स्ट्रक्चर नहीं बनती, यानी चारों पॉइंट अगर एक प्लेन पर हैं तो इस तरीके की ये संरचना वहां पे बनेगी ही नहीं, बल्कि वो जब प्लेन पर हैं तो एक कागज की तरह समतल स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसका वॉल्यूम, उसमें एरिया तो होगा लेकिन उसमें वॉल्यूम 0 होगा। तो इस तरीके से वॉल्यूम 0 करके हम दिखा सकते हैं कि 4 पॉइंट्स कोप्लेनर हैं। चलिए इन दोनों क्वेश्चंस को एक एक करके लगाते हैं जो इसी फार्मूले पर बेस्ड हैं। तो यह है आपका पहला क्वेश्चन, जिसमें कहा जा रहा है कि द वर्टिसेस ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन आर दिस 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 एंड दिस, यानी टेट्राहेड्रॉन के चारों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं
और सो दैट इट्स वॉल्यूम इज 6 क्यूबिक यूनिट्स, यानी निकाल के दिखाना है कि वॉल्यूम जो है इस टेट्राहेड्रॉन का वो 6 क्यूबिक यूनिट्स है। तो चलिए एक बार इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, और यही चारों पॉइंट्स को आप इस तरीके से सिंबल्स के तौर पर लेंगे, x1 y1 z1, ये आपका x2 y2 z2 होगा। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं। नाउ लेट्स अप्लाई द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन, जो कि डिटर्मिनेंट के फॉर्म में होगा 1/6। फार्मूला आप चाहे तो एक बार फिर से लिख लीजिए, अदरवाइज फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। x1 y1 z1 होता है, जिसमें हम इन तीनों नंबर्स को यहाँ लिख लेते हैं, 0 1 2 और फोर्थ वाला तो 1 होता ही है। सिमिलरली अगली रो में हम इस वाले दूसरे वाले पॉइंट को यूज करेंगे, लाइक 3 0 1 एंड 1, देन 4 3 6 1 4 3 6 1, उसके बाद है 2 3 2 1 2 3 2 और 1। अब सबसे मजेदार बात यह है कि इस 4/4 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो बहुत आसान होता है। अब आप सबको 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो आता है, उसका एक्सपेंशन कैसे किया जाता है वैसा ही तरीका यहाँ पर रहेगा। लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ जीरोज बना लेने हैं, क्योंकि अगर आप जीरो नहीं बनाएंगे तो इसका एक्सपेंशन तो बहुत लंबा होगा। 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में ही आप लोग देखते हैं कि 3 बड़े बड़े टर्म बनाने पड़ते हैं, तो ये इसमें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आपको इस कैलकुलेशन को छोटा करना है तो सबसे पहला काम ये करना है कि इसमें आपको रोज या कॉलम्स को लगातार घटा करके आपको जीरोज क्रिएट करने हैं। तो जीरो कहाँ से बनेंगे, ये जो 1 1 1 आप देख रहे हैं, इनको सक्सेसफुली 3 बार घटा लीजिए, तो यहाँ पे 3 जीरो लगातार क्रिएट हो जाएंगे। तो ऊपर वाली रो को हम चेंज नहीं करते हैं, उसको एज इट इज रखते हैं, 0 1 2 1, और घटाना हम शुरू करते हैं ऐसे, यानी हम R2 में R1 को घटाएंगे, R2 माइनस R1, इसमें इसको घटाएंगे, फिर इसमें इसको घटाएंगे, फिर इसमें इसको घटाएंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे ऑपरेशंस लेंगे। R3 को जो है हम R3 माइनस R2 करेंगे, और R4 को हम करेंगे R4 माइनस R3। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज लगाते हुए आप सक्सेसफुली माइनस करिए। तो R2 में R1 को माइनस करते जाइए, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा 0। फिर इसमें इसको घटाइए, 1 3 5 और 0। उसके बाद इसमें इसको घटाइए, -2 0 -4 और 0। अब ये जीरोज बन जाने के बाद आप देखिए कि एक्सपेंशन करने के लिए हमें साइन की जरूरत होती है। जैसे कि आपको याद होगा 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जब आप लोग करते थे तो यहाँ प्लस माइनस प्लस इस तरीके से साइन चलते थे, लेकिन ये 4/4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, अब इसके साइन तो इस तरीके से चलेंगे नहीं, सबका अलग अलग सिस्टम होता है। तो उसके लिए केवल हमें इस वाले 1 के साइन की जरूरत है, क्योंकि जब हम C4 के अबाउट एक्सपेंशन करेंगे तो ये वाला टर्म 0 देगा, ये वाला टर्म 0 देगा, ये वाला टर्म 0 देगा, ये वाला टर्म 0 देगा। केवल इस 1 के करस्पॉन्डिंग ही हमको आगे का एक्सपेंशन मिलेगा। तो केवल इस 1 का साइन आपको यहाँ पे चाहिए, बाकी पूरे की जरूरत नहीं है। तो आप लोग को कैसे पता चलेगी इस 1 पर कौन सा साइन ऑपरेट होता है, तो उसका एक फंडा आप लोगों को जरूर मालूम होगा, -1 टू द पावर i प्लस j। इससे तय होता है चिन्ह किसी लोकेशन पर क्या होगा। तो i और j उस जगह का जो रो और कॉलम का नंबर होता है। लाइक ये फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम है, तो इस -1 का जो साइन आएगा वो -1 की पावर फर्स्ट कॉलम और फोर्थ रो, यानी 1 + 5 बन रहा है। और ये जो है नेगेटिव नंबर बन रही है -1 की पावर 5, और इसलिए हम कह सकते हैं कि इस जगह का जो साइन है वो नेगेटिव आएगा। या दूसरे तरीके से आप ऐसे भी देख लीजिए कि प्लस अल्टरनेट ही चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इससे भी समझ में आ रहा है कि इस 1 पर जो साइन है वो नेगेटिव ही रहने वाला है। तो आगे का जो एक्सपेंशन है वो आप देखिए, 1/6 इंटू, अब चूंकि इस 1 का साइन माइनस आ रहा है तो -1 ले लीजिए, और उसके बाद क्या होता है, इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ देते हैं। उसी तरीके से कि ये वाली रो, फर्स्ट वाली रो और ये फोर्थ वाला कॉलम छोड़ने से जो 3/3 ऑर्डर का एक छोटा डिटर्मिनेंट बनेगा, जिसको माइनर कहते हैं। 1 लेस ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को माइनर कहा जाता है। तो डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन का यही तरीका होता है कि एक नंबर ली जाती है और उसके बाद उसकी रो और कॉलम को डिलीट करके जो छोटे ऑर्डर का माइनर बचता है उसको आगे हम लोग ले लेते हैं। तो वो माइनर हमारा ये वाला 3/3 ऑर्डर इतना बचेगा रो कॉलम छोड़ने के बाद, दैट इज 3 - 1 - 1 1 3 5
और -2 0 -4। और अब ये 3/3 डिटर्मिनेंट है, इसको तो कैसे करना है आप लोग को मालूम ही है। तो -1/6 इसका एक्सपेंशन चलिए शुरू करते हैं। 3 इंटू इस रो कॉलम को छोड़ दीजिए तो -12 -0। फिर यहाँ नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और इसकी रो कॉलम छोड़ने के बाद आ रहा है -4 और +10। फिर अगला वाला आ रहा है -1 और ये 0 +6। इस तरीके से डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो -36 और ये अपना बन रहा है +6 और ये बन रहा है -6। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि +6 और -6 तो कैंसिल हो रहा है और फिर बच रहा है -1/6 इंटू -36। ये माइनस माइनस भी प्लस हो रहा है और फाइनली 6 से 36 कैंसिल होके 6 बन रहा है। तो इस तरीके से 6 क्यूबिक यूनिट्स इस टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम आ गया, जो कि हमें प्रूव करना था। और इस तरीके से इस क्वेश्चन के माध्यम से आपने देखा कि ये फार्मूला कैसे वर्क करता है। उस 4/4 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करने के लिए क्या टेक्निक फॉलो करते हैं, पहले आप इन 1 जो लगातार वंस हैं इनको घटा घटा करके 0 बना लेते हैं। तो एक कॉलम में आपके 3 0 बन जाते हैं। 3 0 बनने के बाद उसी कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करेंगे तो आपको केवल एक ही टर्म लिखना पड़ता है, पूरा 4 स्टेप का पूरा एक्सपेंशन नहीं लिखना पड़ता। उसके बाद इस जगह के साइन की जरूरत होती है, वो भी हमने समझ लिया, प्लस माइनस के आधार पे इस जगह का 1 है जो हमेशा माइनस में आता है। और उसके बाद उसकी रो और कॉलम छोड़ के जो 1 लेस ऑर्डर का यानी 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बचता है उसको हम लिख लेते हैं। और फिर 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करना तो आपको आता ही है। तो इस तरीके से इस प्रोसेस से हम लोग अगर चारों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो इस प्रोसेस से वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और सपोज करिए कि ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए और वो बोले कि ये 4 पॉइंट्स शो करिए कि कोप्लेनर हैं, तो बस आपको इसी प्रोसेस से वॉल्यूम निकालना होगा। बस जब आप अंत में जाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यानी अगर वॉल्यूम 0 आ जाए तो कोप्लेनर प्रूव हो जाएगा, और नहीं तो अगर वॉल्यूम पूछा गया है तो वो तो इस तरीके से अपना आएगा ही जो आना होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है और एक अप्लाइड क्वेश्चन है। A variable plane makes with coordinate planes a tetrahedron of constant volume 64 k cube so that the locus of the centroid of the tetrahedron is this। यानी ये लोकस का प्रॉब्लम है। पहली बात तो लोकस के प्रॉब्लम अलग ही तरीके से चार्मिंग होते हैं, बेहतरीन प्रॉब्लम्स होते हैं लोकस के, और यहाँ वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन को शामिल करके ये लोकस का क्वेश्चन बनाया गया है। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले चलिए हम लोग एक वेरिएबल प्लेन लेट कर लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल प्लेन जब तक नहीं मानेंगे तब तक हमको टेट्राहेड्रॉन और उसके कोऑर्डिनेट्स वर्टेक्स के नहीं मिलेंगे। जब तक वर्टेक्स नहीं मिलेंगे तब तक उनका सेंट्रॉइड कैसे निकलेगा। तो क्वेश्चन को फॉर्म करना है तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल प्लेन लेट कर लेते हैं। लेट अ वेरिएबल प्लेन बी, प्लेन का इक्वेशन हम इंटरसेप्ट फॉर्म में मान रहे हैं, क्योंकि वर्टेक्स फाइंड आउट करने में इंटरसेप्ट फॉर्म ज़्यादा मददगार होती है, ज़्यादा सिंपल होती है। +z/c = 1 इंटरसेप्ट फॉर्म है ये प्लेन की। और आपको मालूम है कि जब इस तरीके का प्लेन आपकी 3 डायमेंशनल एक्सिस को काटता है, तो अगर ये आपकी एक्स एक्सिस है तो ये वाला पॉइंट बनता है a, 0, 0। पिछले वीडियोस में सब कुछ हो चुका है। अगर किसी ने नहीं देखे हैं आप में से वो वीडियोस, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पूरी प्लेलिस्ट का। अब तक के सभी 12 वीडियोस उसमें हैं, तो आप लोग जाके उनको सीरियल से सारे स्टडी करिए। पूरे प्लेन में जितने जितने कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे आपको क्लियर होते जाएंगे। और अगर ये मान लीजिए हमारा z एक्सिस है तो 0, 0, c, और ये अगर y एक्सिस है तो ये वाला कोऑर्डिनेट होता है 0, b, 0। ये आपके इंटरसेप्ट भी होते हैं एक्चुअली। और ये आपका वेरिएबल प्लेन 3 जगह कट कर रहा है, तो चौथा जो वर्टेक्स है वो तो स्वयं ओरिजिन ही हो जाता है। 4th वर्टेक्स इज द ओरिजिन। यानी अब हम जरा टेट्राहेड्रॉन के चारों वर्टेक्स लिख लेते हैं। सो वर्टिसेस ऑफ द टेट्राहेड्रॉन आर, हमारे टेट्राहेड्रॉन के जो वर्टेक्स हैं लेटस से ए, बी, सी और ओ। तो सबसे पहला वर्टेक्स ओरिजिन होगा ओ, यानी 0, 0, 0। फिर ए होगा a, 0, 0। फिर b होगा 0, b, 0, और c होगा 0, 0, c। और इनका सबसे पहले हम लोग सेंट्रॉइड लिखते हैं। और चूंकि लोकस निकालना है सेंट्रॉइड का, तो लोकस के प्रॉब्लम्स की एक
ये प्रथा होती है कि उस पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट्स लेट कर लेते हैं जिसका कि हमको लोकस फाइंड आउट करना है। तो लेट द सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन, लोकस चूंकि ज्ञात करना है इस पॉइंट का, जिस पॉइंट का भी लोकस चाहिए होता है उसके कोऑर्डिनेट्स पहले हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट द सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन बी, लेटस से उसके कोऑर्डिनेट्स हम दे देंगे एक्स वाई जेड के अलावा और कुछ कोऑर्डिनेट माने जाते हैं जैसे अल्फा बीटा गामा। और बाद में आप लोग को याद होगा कि लोकस के प्रॉब्लम्स में जब इक्वेशन फॉर्म हो जाती है तो अंत में हम ये जो भी कोऑर्डिनेट मानते हैं लोकस वाले अल्फा बीटा गामा या जो भी, उनको एक्स वाई जेड से लास्ट में रिप्लेसमेंट किया जाता है। तो अभी क्या करते हैं कि चूंकि हमने सेंट्रॉइड मान लिया अल्फा बीटा गामा, तो ये आपके 4 वर्टेक्स हैं, तो 4 वर्टेक्स के आधार पर जो अल्फा बीटा गामा है वो यहाँ से निकाला जाएगा। आपको मालूम होगा कि अगर 4 पॉइंट दिए हैं तो उसका सेंट्रॉइड कैसे निकाला जाता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 अपॉन 4, फिर z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 अपॉन 4। इस तरीके से फार्मूला होता है सेंट्रॉइड का। तो चलिए जो x कोऑर्डिनेट होगा इन चारों का सम डिवाइड बाई 4 करके आएगा, तो 0 प्लस a प्लस 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 4। दूसरा होगा 0 प्लस 0 प्लस b प्लस 0 डिवाइडेड बाई 4। फिर अगला होगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c डिवाइडेड बाई 4। सरल करिए, अल्फा बीटा गामा यही हमारे सेंट्रॉइड को हमने मान लिया है और जबकि कैलकुलेशन से वो ये आ रहा है, तो ये सिंपल करने पे बन रहा है a बाई 4, ये वाला बन रहा है b बाई 4, ये वाला बन रहा है c बाई 4। तुलना कर लीजिए, दोनों तरफ कंपैरिजन करेंगे तो अल्फा आ रहा है a बाई 4, बीटा आ रहा है b बाई 4 और गामा आ रहा है c बाई 4। यहाँ से हमको मिलता है a इज इक्वल टू 4 अल्फा, b इज इक्वल टू 4 बीटा, c इज इक्वल टू 4 गामा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं इन तीनों रिजल्ट्स को, और बाद में इनको हम वॉल्यूम के अंदर यूज करेंगे। अब देखिए हमने सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन का सारा काम पूरा कर लिया है। जिसका लोकस चाहिए था उस लोकस के पॉइंट्स को अल्फा बीटा गामा को भी हमने अपनी प्रॉब्लम के अंदर इंट्रोड्यूस कर लिया है। अब आखिरी काम बचता है कि जो वॉल्यूम हमको दिया गया टेट्राहेड्रॉन का, उस वॉल्यूम का हम फार्मूला लगाएं और उस वॉल्यूम में इन अल्फा इन ABC को यूज करके एक इक्वेशन प्राप्त करें। तो अगला स्टेप है वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, जिसके लिए फार्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/6 और पहला कोऑर्डिनेट आपका ओरिजिन है तो 0 0 0 1, अगला कोऑर्डिनेट है आपका A 0 0 1, उसके बाद वाला है 0 B 0 1 और उसके बाद है 0 0 C और 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो ये 3 जीरो हमको मिल ही गए हैं, बने बनाए हुए 3 जीरो मिल गए हैं ये यहाँ से यहाँ तक। तो अब की बार हमें यहाँ पर जीरो बनाने की जरूरत नहीं है पिछले क्वेश्चन की तरह, ये जीरो हमको लगातार मिल गए हैं। तो एक्सपेंशन इसी फर्स्ट रो के अबाउट कर लेते हैं और प्लस माइनस, यहाँ का जो साइन है वो माइनस रहेगा, लेकिन इस माइनस को हम बाद में यूज नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली वॉल्यूम है तो मॉडुलस ले लिया जाएगा, अगर माइनस अटक रहा होगा कहीं तो उस माइनस को मॉड लेकर के हम प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। तो -1 के बाद 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्या रह जाएगा, इसकी रो और इसका कॉलम, इस 1 का जो है रो और कॉलम छोड़ दीजिए, तो यही आपका बचता है A 0 0 0 B 0 और 0 0 C। और इस वॉल्यूम की जगह हमको 64 के क्यूब दिया गया है, 64 के क्यूब। तो वॉल्यूम की जगह आपने ये रख लिया और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये एक्चुअली अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट की तरीके का डिटर्मिनेंट है। इसका जो वैल्यू आती है इसके डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आता है, यानी ABC ही इसका आएगा। आप चाहें तो इसको जैसे आपको मालूम है उसको उस तरीके से ओपन करके देख लीजिए, वरना ये जो है डायगोनल डिटर्मिनेंट है, इसका जो वैल्यू होता है चूंकि डायगोनल के अलावा इसमें सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, केवल डायगोनल में ही नॉन जीरो एलिमेंट है, बाकी सब जीरो हैं। तो इस तरह के डिटर्मिनेंट की वैल्यू को डायरेक्ट निकालने की ट्रिक है कि अगर अपर या लोअर में से कोई भी अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट है तो उसकी वैल्यू सीधे उसके डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होती है, लाइक A इंटू B इंटू C। अब ये माइनस ही अटक रहा है तो इस माइनस को एक्चुअली मॉड लगा करके आपको हटाना पड़ेगा, वरना ये माइनस उलझता रहेगा। तो मॉड लगा देंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा।
64 के क्यूब इज इक्वल टू 1/6 ABC। और अब समय आ गया है कि हमने जो ABC के इक्विवेलेंट्स यहाँ निकाले थे, लाइक A की जगह हमने 4 अल्फा, B की जगह 4 बीटा और C की जगह 4 गामा रख देना है। इससे क्या होगा कि जो आपने वेरिएबल्स अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किए थे वो एलिमिनेट भी हो जाएंगे और आपका लोकस भी आ जाएगा। तो 64 के क्यूब इज इक्वल टू 1/6 4 अल्फा, 4 बीटा और 4 गामा। अब जाहिर सी बात है ये 4 मिलके बनेंगे 64, तो ये 4 इंटू 4 इंटू 4 64 से कैंसिल हो जाएगा, ये 6 इधर आ जाएगा। 6 के क्यूब, ये 6 इस तरफ ले लीजिए, 6 के क्यूब और इधर बचेगा केवल अल्फा बीटा गामा। और लोकस के प्रॉब्लम्स में लास्ट में आपने जो भी लेट करे होते हैं लोकस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, उनको एक्स वाई जेड से रिप्लेस करना होता है। फाइनली रिप्लेसिंग अल्फा बीटा गामा बाई एक्स वाई जेड, 6 के क्यूब इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। इसको घुमा करके लिख लीजिए, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 6 के क्यूब and this is nothing but the equation of your required locus। तो स्टूडेंट्स ये प्लेन का लास्ट वीडियो था और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि होगा स्ट्रेट लाइंस का। और स्ट्रेट लाइंस की सीरीज में हम लोग स्ट्रेट लाइन के सारे कॉन्सेप्ट्स को पूरे विस्तार से एक एक करके वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर इसमें आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो उनको कमेंट में जाकर के लिखिए, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much।